Hello everyone, welcome to my YouTube channel. All you need to know. In this video, I am going to explain mole concept. Okay, so now we know about atomic mass. ठीक है, ये हम पिछली वीडियो से जानते हैं. ठीक है कि एटॉमिक मास क्या होता है. ठीक है, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, हल्का सा रिवाइज करवा देते हैं. ठीक है, क्योंकि इसमें ज़रूरत पड़ेगी इसको समझने की. तो एटॉमिक मास क्या होता है. ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है. एटॉमिक मास बेसिकली हमारा किसी एटम का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं. ठीक है, वही उसका एटॉमिक मास हो जाता है. इसको हम रिप्रेजेंट किस में करते हैं. इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम यू में. ठीक है, या एटॉमिक मास यूनिट में. ठीक है, पहले इसको रिप्रेजेंट किस में करते थे. ए एम यू में रिप्रेजेंट करते थे. फिर उसके बाद जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है तो उसके अकॉर्डिंग हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं. इसको सिंपल सा एक यू बनाकर रिप्रेजेंट कर देते हैं. इस यू को हम बोलते हैं यूनिफाइड मास. यूनिफाइड यूनिफाइड मास. ठीक है, एग्जाम्पल है इसके जैसे कार्बन अगर है तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होगा, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा. 12 हो जाएगा, जिसको हम 12 यू से रिप्रेजेंट करेंगे. नाइट्रोजन का अप्रोक्सीमेट इसी के एक्चुअली में जो एटॉमिक मास होते हैं, ठीक है, तो वो अप्रोक्सीमेटली डबल होते हैं. ठीक है, किसी किसी में नहीं भी होते हैं. ठीक है, एक्सेप्शंस भी होते हैं. ठीक है, तो जैसे नाइट्रोजन का हो जाता है 14 यू हो जाता है. ठीक है, और क्लोरीन का अगर आप पढ़ेंगे तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17. तो 17 का डबल हो जाता है 34. तो 34 होना चाहिए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 34, मतलब मैंने कहा ना डबल होना ज़रूरी नहीं है, हो भी सकते हैं कुछ केसेस में. तो क्लोरीन का कितना होता है. क्लोरीन का हो जाता है 35. 35 यू. ओके, तो इस तरह से हम लोग एटॉमिक मास फाइंड कर लेते हैं. बेसिकली फाइंड क्या करते हैं, ये आपको प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएंगे. ठीक है, तो गुड लक विद दैट. मॉलिक्यूलर मास पे आते हैं. मॉलिक्यूलर मास क्या होता है. द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम इन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस. ठीक है, तो अगर हम कोई सब्सटेंस ले लें या कोई कंपाउंड ले लें, ठीक है, लेट्स से H2 अगर हम ले लेते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल में हमारे पास में यहाँ पर H2O है, तो अगर H2O का हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना है. ठीक है, मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम पर्टिकुलर जो इसके एटम्स है उसका एटॉमिक मास निकालेंगे और उसको ऐड कर देंगे. ठीक है, तो जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है वो होता है 1. ठीक है, 1 यू होता है. कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, इतने हाइड्रोजन है 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन एक है. ऑक्सीजन का क्या होता है 16 यू होता है. ठीक है, ठीक. तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास निकल करके आएगा, तो 1 2 हो गया, एंड 16 and 2 कितना हो गया 18. ठीक है, तो 18 यू इसका मॉलिक्यूलर मास निकल गया. अब देखिए यू यूनिट हमने क्यों लगाई, क्योंकि कर तो रहे हैं हम बेसिकली एटॉमिक मासेस को ही ऐड कर रहे हैं ना. ठीक है, तो जो यूनिट होगी तो वही सिमिलर होगी इसके, क्योंकि एटॉमिक मास को ही ऐड करके मॉलिक्यूलर मास आ रहा है, तो जो यूनिट हो जाएगी इसकी तो यूनिट बिल्कुल सेम होगी. ठीक है, यहाँ पर मैंने नोट भी लगाया है, दैट्स वाई वी एक्सप्रेस मॉलिक्यूलर मास इन एटॉमिक मास यूनिट और यू. ओके, एक और एग्जांपल इसका अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं. जैसे HNO3 का अगर ले लेते हैं, HNO3. ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे हाइड्रोजन का हमको निकालना है एटॉमिक मास, तो हाइड्रोजन का हमें पता है कितना होता है, 1 होता है, 1 यू होता है. प्लस नाइट्रोजन का कितना हो जाता है 14 यू हो जाता है. प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, अब एक ऑक्सीजन एटम का कितना होता है 16 यू होता है. बट कितने ऑक्सीजन एटम है यहाँ पर 3. ठीक है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 14 1 15 यू प्लस 16 3 48. 48 यू, इनको जो अगर हम ऐड कर देंगे तो 3 एंड 63 यू. ठीक है, तो 63 यू इसका HNO3 का मास आ गया हमारा. ठीक है, तो ये थोड़ा सा मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट भी समझना ज़रूरी था, क्या होता है, मॉलिक्यूल का होता है. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर जो मॉलिक्यूल की बात आ रही, तो मॉलिक्यूल बेसिकली क्या होते हैं. मॉलिक्यूल में हम देखिए ऐसे कंपाउंड लेने, जैसे HNO3 है. ठीक है, और H2O है. ठीक है, और समथिंग लाइक दैट CH4 है.
ठीक है, ये भी हमारा मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बेसिकली जो बनते हैं तो उसमें क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, अब इसके लिए अलग से आप समझेंगे, जैसे दो टाइप के बॉन्ड्स हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें एक बॉन्ड में होता है शेयरिंग होती है जिसमें, ठीक है। ठीक है, एक बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग के थ्रू बनता है, उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, और एक, तो अब इसमें देखते हैं, द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस इज अ सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए कंपाउंड। तो अब ऐसा कोई हमको एलिमेंट ले लेना है सबसे पहले, जो कि फॉर्मूला यूनिट को जिसको हम कह सकें। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास में जो ऐसा आयनिक कंपाउंड होते हैं, बेसिकली कौन सा आयनिक कंपाउंड होते हैं, तो आयनिक कंपाउंड का अगर हम एक एग्जांपल ले लें, आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल हमारा हो जाएगा NaCl। ठीक है, तो जो NaCl है तो ये कैसे फॉर्म होता है हमको पता है क्या, Na पॉजिटिव कैटायन होता है एंड Cl माइनस एनायन होता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, ये इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये जब आपस में कंबाइन करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये इसको पूरा पूरा डोनेट कर देता है, अपना सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है, उसी का माइनस चार्ज इस पर हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह इनके फिर कंबाइन होने से, ठीक है, एक क्रिस्टल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसकी जो एक यूनिट होती है ना, एक सबसे सिंपल जो सबसे छोटी यूनिट होती है, उसको हम बोलते हैं फार्मूला यूनिट। ठीक है, तो फार्मूला यूनिट और मॉलिक्यूल में यही डिफरेंस है हल्का सा, कि इसमें जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं और उसकी सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है फार्मूला यूनिट। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स कहाँ पर होते हैं, मॉलिक्यूल बेसिकली कोवेलेंट कंपाउंड्स के मतलब जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है तो उसको हम मॉलिक्यूल्स बोल देते हैं। ठीक है, ओके, तो अब इसका कैसे निकालेंगे, तो बिल्कुल जैसे हम निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास, उसी तरह से हम फार्मूला यूनिट मास भी निकालेंगे। ठीक है, कोई इसमें अलग चीज़ नहीं। जैसे सोडियम है, तो सोडियम का क्या हो जाता है, अब देखिए सोडियम का होता है 11 एटॉमिक नंबर, तो 11 टू 22 होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, क्या होता है 23 होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि प्रैक्टिस करते करते आपको ये सब के सब याद हो जाएंगे, जितने आपके मतलब के हैं। और Cl का कितना हो जाता है 35। ठीक है, 35 भी होता है, कई बार 35.5 भी होता है। ठीक है, तो हम 35 यहाँ पर एज्यूम कर ले रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको ऐड कर दें तो 538 325 58 U। ठीक है, और 58.5 U, अगर हम 35.5 इसको एज्यूम कर लें तो अप्रॉक्सीमेट कुछ इसके अराउंड इसका फॉर्मूला यूनिट मास होगा NaCl का। अच्छा, होता क्या है कि अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो लगभग आपको इसका जो मास होता है तो वो ऐसे मिलेगा आपको 58.44 के अराउंड। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि वो इसी के आसपास ही होता है। ठीक है, तो यही आप एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, और ध्यान रहेगी यहाँ पे आप 35 U या इस अप्रॉक्सीमेट जो क्लोरीन का होता है 35.5 भी ले लेते हैं। ठीक है, 35.5 ही चाहे यहाँ पर ले लें तो भी कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर लेना चाहें तो 35.5 ही ले लें। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो आपको इसका ये मास मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब अपना जो मेन टॉपिक है यहाँ का उसको स्टार्ट करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट की ज़रूरत क्या रही, सबसे पहले तो हमें यही देखना है। ठीक है, कि मोल कॉन्सेप्ट की ज़रूरत क्या रही। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक इक्वेशन देखते हैं, एक मिनट, सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट पे अपना आ जाते हैं। हाँ, तो सबसे पहले आप जरा एक इक्वेशन देखिए, बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है। जैसे H2 है, O2 है, क्या बनेगा, वाटर बनेगा, विदाउट अ डाउट। ओके, इसको बैलेंस कर लेते हैं तो ये बैलेंस हो गई। ठीक है, तो इस इक्वेशन को, ये जो केमिकल इक्वेशन है, अगर इसको हमें मतलब एक्सप्रेस करना है, ठीक है, तो हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो हमारे पास में देखिए एक मेथड तो ऐसे है कि हम कह दें कि जैसे अगर इसका एटॉमिक मास अगर निकाल लें टोटल, तो कितना हो जाएगा 4U हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16 टू द 32U। ठीक है, तो 32U ऑक्सीजन के साथ में, मतलब 4 यूनिट 4 एटॉमिक मास यूनिट हाइड्रोजन और 32U ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं। अब इसका मास कितना था, H2O का होता है 18U होता है, तो 18 टू का कितना हो गया 36U, तो कितना फॉर्म हो गया
36U, ये मास ऑफ कंजर्वेशन से भी आप निकाल सकते थे कि 4U 32U कितना आना चाहिए, 36U आना चाहिए, ठीक है। तो एक तरह से तो आप इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि इसका इतना मास इसके इतने मास से कंबाइन हुआ और इसने वाटर का इतना मास फॉर्म कर दिया। एक दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीके में आप ऐसे कह सकते हैं कि भाई 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2 प्लस 1 मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल ऑफ O2, ठीक है, क्या देते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो होता क्या है बेसिकली यहाँ पर कि जैसे इन दो तरीकों से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो मास का अगर आप सिस्टम देखें, जो क्वांटिटी होती है किसी सब्सटेंस की, तो उसको हम उसके मास के फॉर्म में या तो एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें इसकी क्वांटिटी एक्सप्रेस करनी थी तो हमने यहाँ पर क्या किया, उसके मास के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, और या तो फिर हम उसके नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि कितने मॉलिक्यूल हैं, कितने एटम हैं। अब जो केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, जो क्वांटिटी होती है तो उसमें डायरेक्टली एटम पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, रिएक्शंस में, ठीक है, या मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें उनको एक नंबर देना सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है, ठीक है, कि अगर हम एक कोई ऐसा नंबर उनको दे सके, एक अप्रोप्रिएट नंबर उनको दे सके जिससे कि हमें एक्सप्रेस करने में उसको काफ़ी आसानी हो जाए। अब बार बार आप कहाँ पर इसका मास ऐसे कैलकुलेट करते फिरेंगे या इतना बड़ा सेंटेंस लिखेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम होगी, तो इससे बेटर वे क्या है कि अगर हम इसको कोई नंबर दे दें तो वो चीज़ जो है एज्यूम की गई, ठीक है, और यहीं से हमारा मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इसी वजह से मोल कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक। अब ये मोल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, देखिए मोल होता क्या है, बेसिकली मोल एक नंबर होता है, जैसे 1 मोल, ठीक है। तो 1 मोल इज इक्वल्स टू हो जाता है 6.022 10⁻²3, ठीक है, नंबर नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज, ठीक है, एलिमेंट्री एंटिटीज। तो इसमें क्या मतलब होता है कि जैसे अगर आपने सुना होगा, ठीक है, सुना ही होगा, आपको सुना होगा कि अगर हम 1 डजन की बात करें, ठीक है, तो 1 डजन कितने नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, 12 को। तो उसी तरह से बस ये जो मोल है, तो ये मोल एक तरह का नाम दे दिया गया, ठीक है, और ये मोल कितने नंबर्स के इक्वल होता है, तो 6.022 10⁻23 के इक्वल होता है। और ये जो एलिमेंट्री एंटिटीज है तो बेसिकली इसके लिए एटम, मॉलिक्यूल, जैसे एटम कह सकते हैं हम, एटम इसमें यूज कर लेते हैं, मॉलिक्यूल्स भी यूज कर लेते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है, और ऐसी स्मॉल क्वांटिटीज जो भी आप लेना चाहें, ठीक है, या ग्रुप ऑफ एटम हो, ठीक है, या ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स हो, कुछ भी आप इसमें एज्यूम कर सकते हैं एलिमेंट्री एंटिटीज़ की तरह, ठीक है। मतलब कुछ भी, जैसे अगर मान लो मैं कह दूं कि 1 मोल बनानाज ही, ठीक है, जैसे डजन बनानाज के लिए तो 1 मोल बनानाज, लेकिन अब ठीक है, क्वांटिटी देखिए कितना बड़ा नंबर है, 10⁻23, ठीक। और ये बड़ा नंबर होना भी चाहिए था, क्यों, क्योंकि अब देखिए कितनी छोटी क्वांटिटी को हम हमें डिफाइन करना है, ठीक है। अब छोटी क्वांटिटी को हमें नंबर्स के फॉर्म में डिफाइन करना है, तो उसके लिए हमारा जो नंबर होना चाहिए तो ऑफकोर्स बड़ा होना चाहिए, ठीक है। 10⁻23 छोटा नंबर थोड़ी ना, बिलियंस ऑफ बिलियंस में जा रहा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ठीक है। तो 1 मोल, अच्छा बेसिकली इसकी जो एसआई यूनिट होती है, ठीक है, जो एसआई यूनिट होती है इसकी, ठीक है, तो वो होती है बेसिकली मोल, बस उसको लिख देते हैं, ठीक है। तो ये इसकी एसआई यूनिट होती है, ठीक है, ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, ठीक, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अच्छा इसके बाद में जैसे हाँ एक चीज़ और है कि जैसे ये जो नंबर होता है ये वाला, ठीक है, तो इसको अवोगाद्रो नंबर भी कह देते हैं, ठीक है। मतलब कि ये जो नंबर है 6.022 10⁻23, तो इसको हम सिंपली अवोगाद्रो नंबर भी कह देते हैं, ठीक, अवोगाद्रो नंबर, ठीक है। और न्यूमेरिकल करते समय आप इसको कैपिटल एन एन सफिक्स में इसके ए से इसको रिप्रेजेंट करोगे।
ठीक है। तो किसी की भी वन मोल क्वांटिटी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। वन मोल क्या है? वन मोल सिंपली हमारा एक नंबर होता है जिसको हम 6.022 10 की पावर 23 कहते हैं। ठीक है। ये जो 6.022 10 की पावर 23 है इसको हम अवोगाद्रो नंबर भी कहते हैं। तो ये तो हो गया आपका बेसिक आइडिया इसका। यूज़ कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि जैसे इसका यूज़ कैसे, अब जैसे मानो एक, हाँ, एक काफ़ी एक मतलब सरप्राइजिंगली एक एक्सपेरिमेंट क्या मतलब एक कंक्लूजन अगर आप कहें तो वो देखने को मिला। कैसे? जैसे अगर आप वन मोल कुछ भी ले लें, वन मोल जैसे हाइड्रोजन ले लिया आपने, मान लो वन मोल आपने क्या ले लिया? हाइड्रोजन ले लिया। तो वन मोल हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ कि आपने हाइड्रोजन एटम के कितने एटम्स ले लिए? मतलब हाइड्रोजन एटम के आपने 6.022 10 की पावर 23 एटम्स ले लिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 एटम्स। ठीक है। ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। तो अब इतने सारे एटम इकट्ठा हैं तो उनका कुछ मास होगा। बिल्कुल होगा। ठीक है। तो मास जो देखा तो वो मास इसके एटॉमिक, जो एटॉमिक मास यूनिट में जो इसका एटॉमिक मास होता है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल आ रहा था। ठीक है। मतलब कितना? 1 ग्राम के। ठीक। अब देखिए जो इसका मास होता है हाइड्रोजन का, ठीक है, तो मास मास ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मास होता है 1 U। ठीक है। ये ऐसे भी होता है 1.008 U भी, ये भी होता है, लेकिन इसको अप्रोक्सीमेट 1 लिख देते हैं। ठीक है। तो 1 U इसका एटॉमिक मास होता है। ठीक है। और इसका इसका जो इतने जो इतने एटम जो इसके हाइड्रोजन के कलेक्ट किए हमने, ठीक है, और उसका जब मास किया तो वो कितना आ रहा था? वो आ रहा था 1 ग्राम। तो ये जो 1 ग्राम है और ये जो 1 U है, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? सेम है, बस यूनिट का डिफरेंस है। ये यू में है, यूनिफाइड मास है, और ये क्या इसमें है? ग्राम में है। ठीक। और ये सबके लिए वैलिड है, कांस्टेंट होता है। जैसे अगर हम ले लें, मान लो 1 मोल ऑक्सीजन ले लो आप। ठीक है। 1 मोल ऑक्सीजन ले लो, तो 1 मोल ऑक्सीजन का जो मास निकलेगा मतलब कि 6.022 10 रेज टू द पावर जो 23 ऑक्सीजन के O2 मॉलिक्यूल्स अगर आप ले लोगे, ठीक है, तो उसका मास कितना निकल के आएगा? जो कि इसका मास होता है इस मॉलिक्यूल का, बस उसी की न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेनी है, तो 16 टू द 32। ठीक। बस यूनिट चेंज कर देंगे, यूनिट में क्या हो जाएगा? यूनिट में हो जाएगा ग्राम्स। ठीक है। तो ये बेसिकली ये हमारा एक इसका एक ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है। और ये कांस्टेंट वैल्यू होती है किसी भी चीज़ का, जो आप मोलर मास निकालेंगे इसको क्या बोलते हैं? मोलर मास निकालते हैं। ठीक है। इसको क्या देते हैं? मोलर मास। ठीक। मोलर मास क्या है? यहाँ पर हम न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दें अगर, न्यूमेरिकल वैल्यू, वैल्यू ऑफ मोलर मास। ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मोलर मास क्या रहती है? किसके इक्वल हो जाती है? न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास और एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि हमको बस न्यूमेरिकल वैल्यूज को इक्वल इक्वेट करना है। एंड बस यूनिट चेंज कर दो, यू की जगह ग्राम कर दो, बस हो गया। जैसे आपको अगर 1 मोल नाइट्रोजन का अगर मास निकालना है तो आप क्या करोगे? नाइट्रोजन के जो मतलब एटॉमिक मास होगा उसी का क्या कर दोगे? मतलब बस यूनिट चेंज कर देनी है, यू की जगह ग्राम लगा देना है, और वो उसका क्या हो जाएगा? मोलर मास हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हाइड्रोजन के ऊपर अगर हम थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करें तो हाइड्रोजन का केस क्या होता है? जो हाइड्रोजन एटम होता है, चलिए थोड़ा सा एक स्पेशल केस यहाँ पे देख लेते हैं। तो थोड़ा सा इस फिगर को देख लेते हैं। ठीक है। इस फिगर में यही दिखाया हुआ है कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, यहाँ से 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, तो 12 ग्राम कार्बन एटम्स। ठीक है। 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, मतलब कार्बन एटम्स के जो 12 ग्राम जो कार्बन एटम्स के इक्वल होगा, तो वो कितने कार्बन एटम्स होंगे? इतने कार्बन एटम्स होंगे। ठीक है। उसी तरह से 1 मोल ऑफ अगर हाइड्रोजन की हम बात करें तो 1 मोल हाइड्रोजन में क्या होगा? 6.022 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, इतना मिलकर क्या करेंगे? 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म कर देंगे। उसी तरह से 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल, कोई भी एटम मॉलिक्यूल या आयन हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो उसके इतने नंबर्स मिल करके उसी का जो रिलेटिव मास होगा दोज पार्टिकल इन ग्राम्स, ठीक है, तो उसी के इक्वल हो जाना है। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर चुका हूँ, यह होप आपको समझ में
आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद में अब न्यूमेरिकल करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज मैं बता दूं हल्के से, फिर उसके न्यूमेरिकल्स भी हम लोग ट्राई कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे, तो अब जैसे आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो उसके लिए आप क्या करोगे, एन, एन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स को। ठीक है, तो एन इज इक्वल्स टू जो भी मास होगा, गिवन मास, ठीक है, गिव सॉरी, गिवन मास ओवर जो इसका मोलर मास होगा। ठीक है, मोलर मास जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ, मोलर मास का मतलब क्या होता है कि इतने जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे उनका जो मास कैलकुलेट होगा ग्राम्स में, तो उससे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको हम लिख कैसे सकते हैं, इसको स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम, ठीक है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं फार्मूला को। तो एक फार्मूला तो आपका ये यूज़ हो जाता है। इसके बाद में नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ निकालने के लिए अगर आपको दे रखे नंबर्स ऑफ दे रखे हैं, तो नंबर्स ऑफ पार्टिकल तो ऊपर आ जाएगा, जो भी आपके पार्टिकल्स गिवन हो उसमें, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई अवोगाद्रो नंबर। अवोगाद्रो नंबर मतलब Na, और Na की वैल्यू कितनी होती है, तो 6.022 10 रेज़ टू द पावर 23। ठीक है, तो इसको भी आप लिख सकते हो n ओवर n और सफिक्स में k। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलाज हमारे यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। जैसे हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट। अब इसमें कहा गया है 52 ग्राम ऑफ हीलियम, 52 ग्राम ऑफ हीलियम अगर हमको गिवन है, 52 ग्राम ऑफ हीलियम, ठीक है, 52 ग्राम ऑफ हीलियम। अब इसमें हमको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स मतलब कि हमसे स्मॉल एन पूछा हुआ है, मान लीजिए। ठीक है, कि 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम हमको गिवन है और एन हमको फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा गिवन मास जो कि हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, एन इज इक्वल्स टू गिवन मास जो इसका है, तो 52 ग्राम, 52 ग्राम्स, और डिवाइडेड बाई जो इसका मोलर मास होगा। तो हीलियम का मोलर मास कितना, तो हीलियम का क्या होता है, सेकंड होता है 2, तो 2 टू ज़ा 4, इसको हम क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर बात क्या ध्यान देने वाली है कि 4 इसका एटॉमिक मास होता है, तो उसको हमें नहीं यूज़ करना, हमको मोलर मास यूज़ करना है। मोलर मास यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, हम उसी में हम ग्राम लगा देंगे यू की जगह। ठीक है, तो जो इसका आंसर आ जाएगा तो वो आ जाएगा 13। ठीक है, मतलब कि 13 मोल्स। ठीक, तो 13 मोल अवेलेबल होंगे 52 ग्राम ऑफ हीलियम में। ठीक है, तो इजी था। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमको नंबर्स दिए होते यहाँ पर, तो नंबर ऑफ पार्टिकल को हम ऊपर लिखते और इस Na से हम डिवाइड कर देते। थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहता, लेकिन कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ तक समझ में आप सबको आ गया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो आप लिखिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं उसको डेफिनेटली क्लियर करूँगा। और नेक्स्ट सेशन में मैं इसके कुछ चुने हुए क्वेश्चंस ले लूँगा। ठीक है, जो थोड़ी सी, अब क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी सा एग्जांपल था। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीडियो अगर मैं फॉर्म करता हूँ तो उसमें मैं इसके कुछ ऐसे क्वेश्चंस ले लूँगा जो शायद थोड़े से टफ लगते हैं स्टूडेंट्स को, बट होते नहीं हैं। ठीक है, तो उसको हम कॉन्सेप्ट से समझ लेंगे। ठीक है, सॉल्व भी कर लेंगे। और अगर आपके भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ओके, थैंक यू।